यार लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था डिफ्रैक्शन के बारे में, और अब एक ही टॉपिक बचा है मेनली हमारा, दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो भैया हेडिंग लिख लो, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। चलो भैया लेट्स स्टार्ट। यार हम इस पूरे चैप्टर में लाइट को किस तरीके का कंसीडर कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर का कंसीडर कर रहे हैं या वेव नेचर का कंसीडर कर रहे हैं इस पूरे सर चैप्टर वेव में? नेचर। बिल्कुल। हम लाइट का यहाँ पे वेव नेचर डिस्कस कर रहे हैं। और तो लाइट किस टाइप की वेव है, अब ये बताओ भाई। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया होगा, हमारे पास तीन टाइप की वेव्स होती है। एक मैकेनिकल वेव, उसका एग्जांपल साउंड। दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और तीसरी होती है मैटर वेव्स। तो लाइट किस टाइप की वेव है? मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैटर वेव्स? मैटर। नहीं वेदांत, नहीं इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अभी कुछ नहीं पढ़ाया, बस अभी स्टार्ट ही किया है भाई। रिपीट कर रहा हूँ, चेक करो। मैंने कहा हमें पता है लाइट ड्यूअल नेचर शो कर रहा है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। हम इस चैप्टर में वेव नेचर कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाइट किस टाइप की वेव है, तो याद रखना यार, लाइट हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब है कि लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ ही चुके होगे। यस। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ ऐसी ही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसी। हाँ विनाश, मेरे को पता है ये पीछे से कोई लिंक नहीं है भाई, इसका पिछली वाली क्लासेस से कोई लिंक नहीं है, ये बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है। तो इतना याद रखो यार, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। भैया अब आ जाओ, ध्यान से सुन लो, बीच बीच में डिस्टर्बेंस ना करो इधर। यार हमें पता है कि टोटल हमारे पास है तीन एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। याद रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव करती हैं। कौन कौन सी तीन चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव का मोशन। तो याद रखो ये तीनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यार मैंने क्या अज्यूम किया कि जो एक्स डायरेक्शन में है उसमें वेव ट्रैवल कर रही है। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहीं ना कहीं वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अज्यूम कर लो कि वो कहीं ना कहीं जेड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। तो इस तरीके से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव मोशन है, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलेंगे। चेक करके बताओ पहले, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? यस सर। यस। Done. जब आप थोड़ा सा मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला पढ़ने को मिलेगा कि वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बी। यार वेक्टर्स आपने पढ़ रखा है तो आपको ये पता ही चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के भी, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी वेव वेलोसिटी के भी। तो यहीं से ये चीजें कंक्लूड हुई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भैया हर चीज एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर होती है। अब एक चीज समझो, यार मैं कह रहा हूं सपोज ये मेरा पेन वेव है, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। तो यार इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन बहुत सारी हो जाएंगी। जैसे इसके परपेंडिकुलर मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, ऊपर की तरफ भी, थोड़े से इस तरीके से भी। मतलब इसके परपेंडिकुलर पॉसिबल डायरेक्शन बहुत सारे हो जाएंगे। यस सर। कुछ मेरे को ऐसा लगा नहीं समझ में आया, मजा नहीं आया यस भाई। सर। ये एनालाइज नहीं हो पा रहा है। सर यस हो सर, गया। बता देंगे। लाइट बता में दें बाद में सर। स्लाइड भी होगी ना इसलिए शायद। ठीक है मैं दोबारे अबे वेदांत यार, तुम दुनिया से परे चीजें पूछते हो। रिपीट। भाई मैंने कहा कि सपोज ये एक वेव है जो एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, ये तुमने लिख दिया वेव मोशन है। अब मैं कह रहा हूं यार, इस वेव मोशन के परपेंडिकुलर बहुत सारी पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है। ऊपर की तरफ ड्रॉ करूंगा तो भी परपेंडिकुलर होगा। इसको थोड़ा सा, जैसे ये पेन है, इसको अगर मैं एग्जैक्टली वाई एक्सिस की जगह थोड़ा सा टिल्टेड ड्रॉ कर दूं तो भी तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि ये इस लाइन के तो परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो यार इस तरीके से ना याद रखो, बहुत सारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। और यही चीज की दिक्कत है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो रैंडम मूव करती है, वो रैंडमली वेरी करती है।
लेकिन वो वेरी जो भी करेगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही वेरी करेगी, लेकिन ये रैंडमली वेरी करती है। रैंडमली वेरी करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करना चाहूं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रैंडम ही पाथ ले लेती है। कभी वो इधर परपेंडिकुलर मूव कर रही है, कभी वो इधर, कभी कुछ इधर, इस तरीके से वो रैंडमली पाथ लेती जाएगी। चेक करके बताओ ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। Done. तो यार हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड को है ना रिस्ट्रिक्ट करना है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं कि भैया तू हर एक डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकती, तेरे को एक ही पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब मैं वेव की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा हूं, उस मेथड को हम कहते हैं पोलराइजेशन। अब आपको ये इतनी सारी टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आई होंगी, तो अब मैं आपको इसी चीज को थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, तो उसको समझने की कोशिश करो। चलो भैया आ जाओ। इसको समझाता हूं इस वायर वाले एग्जाम्पल से। भैया चेक करके बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे हाथ में सपोज ये वायर है भैया, मेरे हेडफोन्स के वायर है ये। अब मेरे को बताओ, इस वायर को मैंने ऐसे होल्ड करके रखा हुआ है। ये जो इसके मैं पल्स क्रिएट करूंगा, मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करूंगा, मैं चाहता हूं वो डिस्टरबेंस आगे की तरफ जाए। तो मेरे को बताओ इस वायर को मैं कितने तरीके से डिस्टर्ब कर सकता हूं। भैया एक तो मैं ऐसे ऊपर नीचे इसको वाइब्रेट करा सकता हूं, यस सर। तो भी डिस्टरबेंस आगे तक जाएगी। एक मैं इसको इनवर्ड्स आउटवर्ड्स भी वाइब्रेट करा सकता हूं। क्या आपको ये चीज समझ में आई है? यस। Done. तो बस यही डायग्राम मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चेक करना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। भाई मैंने कहा ये मेरे पास एक वेव है, और मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वाइब्रेट करा रहा हूं। वेदांत एक मिनट रुक जाओ, पहले सुन लो यार। इसके अंदर जो मैं वाइब्रेशन करा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, या तो मैं ऊपर नीचे करा सकता हूं पल्स क्रिएट, या फिर मैं इनवर्ड्स आउटवर्ड्स करा सकता हूं। तो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स को मैं डॉट से ड्रॉ करूंगा। याद रखना जो मैंने एरो अप एंड डाउन ड्रॉ किया है, इसको हम कहेंगे वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन। वाइब्रेशंस पैरेलल टू द प्लेन। चेक करते जाना, यस कोई सर। डाउट हो तो मैं आपको इसको वैसे भी शो कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो ये मैं डॉट ड्रॉ कर रहा हूं, ये है वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वेव के तो दोनों ही परपेंडिकुलर है। प्लेन का मतलब जो ये एक्स वाई प्लेन है, एक इसके पैरेलल हो गया, एक इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो इस तरीके से हमारी लाइट चलती रहती है। अब यहां तक डायग्राम एनालाइज कर लो, सारी चीजें नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं रिपीट करता हूं। नो सर। चलो डन। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड निकालना। कर दी दोस्त, पहले ही कर दी। सर आपने ई वेक्टर क्या लिखा है? चलो रिपीट करता हूं। नहीं मैंने नहीं, समझ आ गया। ये ई वेक्टर क्या गया, ये नीचे नीचे ना, अच्छा वेव ये मोशन। रैंडमली वेरी, मतलब वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में रोटे वाइब्रेट करती रहती है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल्स इन ऑल द पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ट्रेवल्स या वेरीज all the possible perpendicular direction. यस सर। हो गया सर। हो गया, ठीक है भाई। आज नीरज नहीं दिख रहा है, नहीं है। डन। चलो आगे देखो। तो यार ये जो वेव है जिसके अंदर दो टाइप के वाइब्रेशंस हो रहे हैं, अप एंड डाउन वाले भी और इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाले भी, इस टाइप की वेव को है ना हम अनपोलराइज्ड वेव कहते हैं। इस टाइप की वेव को हम क्या कहेंगे? अनपोलराइज्ड वेव। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, वेदांत बहुत मार खाओगे, मैं पहले ही बोल रहा हूं। चलो अब मैं क्या यार, तुमने पूरा वेदांत फ्लो तोड़ रहे हो, ये सही नहीं है। अब मैं यार क्या बोल रहा था, जो हमारी ये वाइब्रेशंस हो रही हैं, ये दो वाइब्रेशंस हो रही है, इनवर्ड्स आउटवर्ड्स अप एंड डाउन। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही वाइब्रेशंस हो, या तो अप एंड डाउन वाली वाइब्रेशंस हो, या सिर्फ इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाली वाइब्रेशन हो। तो हम इधर वाइब्रेशंस को कट करना चाह रहे हैं, तो वाइब्रेशंस को कट करने के मेथड को हम पोलराइजेशन कहते हैं। पोलराइजेशन। अब लेकिन एक चीज बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं यार।
हम सब वो सनशेड्स लगाते हैं, यूज करते हैं। सनशेड्स का पर्पस क्या है? ब्लैक शेड्स जो चश्मा पहन रहे हैं उसका पर्पस क्या है भैया? कोई यूज करता है सनशेड्स वगैरह चश्मा या नहीं? यस सर। डन, वेदांत बिल्कुल सही। यार वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। वो लाइट को ब्लॉक क्यों कर रहा है, उस तरीके से समझो। यार हमारे पास जो सनरेस आ रही है ना, वो बेसिकली अनपोलराइज्ड वेव है। उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेशन कर रही है। तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो हमारे आईज के लिए इतनी सही नहीं है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसकी इंटेंसिटी को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, उसकी वाइब्रेशंस को कट करना चाह रहे हैं। तो सनशेड्स यही काम करते हैं। सनशेड्स क्या करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी को कट करते हैं, पोलराइज करते हैं वेव को। और इसलिए हमारी आईज में कम इंटेंसिटी की लाइट जाती है। तो इस पर्पस होता है सनशेड्स का। तो बस वही चीज यहाँ पे करनी है। अब एक चीज इमेजिन कर लो फिर से यहाँ पे। भैया इधर देखो। यार मैंने कहा कि वाइब्रेशंस हो रही हैं वायर की दो तरीके से, एक ऊपर नीचे और एक अंदर बाहर। मैंने क्या किया, इस वाइब्रेशन के मोशन में मैंने इस तरीके की एक ओपनिंग फिट कर दी है। भैया अब इस तरीके से देखना, ये मैंने एक छोटी सी ओपनिंग डाली है, वर्टिकल ओपनिंग। पहले वाइब्रेशन कैसे हो रहे थे, एक ऐसे हो रहे थे और एक अप एंड डाउन हो रहे थे। तो मेरे को बताओ इस ओपनिंग से कौन से वाइब्रेशन पास करेंगे, अप एंड डाउन वाले या इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाले? अप एंड डाउन। पेन वेरी डाउन। गुड। तो बस यही काम यहाँ पे भी करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बहुत नैरो ओपनिंग की स्लिट डालते हैं। याद रखना ये बहुत नैरो ओपनिंग होती है। बस डायग्राम में थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक बहुत ही नैरो ओपनिंग होती है इस तरीके की, वर्टिकल। तो जब इस नैरो ओपनिंग से ये लाइट पास होती है, तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस पूरे कट हो जाएंगे और एक ही टाइप के वाइब्रेशन पास हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि इससे भैया अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, वेरस इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाले वाइब्रेशंस कट हो जाएंगे। तो इस चीज को, इस लाइट को जिसमें वाइब्रेशंस कट हो गए हैं, इस लाइट को हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट या पोलराइज्ड वेव। और इस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन। चेक कर लो, पोलराइजेशन समझ में आ गया? सर एक बार थोड़ा रिपीट कर दो रिपीट प्लीज। करना है। देखो मैंने क्या बोला, कोई एक चीज है जो दो तरीके से वाइब्रेट कर रही है, अप एंड डाउन भी कर रही है। जैसे ये पेन मेरा अप एंड डाउन भी वाइब्रेट कर रहा है, और साथ के साथ इसको इस तरीके से इमेजिन कर लो, क्रॉस सिंबल, कि ब्लू वाला पेन किधर जा रहा है, अप एंड डाउन, वेरस ये ब्लैक वाला पेन किधर जा रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। राधिका मैडम अब समझ में आ रही है ये चीज? यस सर यस सर। डन। अब मैंने इसके आगे ये ओपनिंग रखी है, तो ब्लू कलर का पेन तो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स आ रहा है, लेकिन ये वाला पेन लेफ्ट राइट जा रहा है। तो मेरे को बताओ इस ओपनिंग से कौन सा पेन पास कर पाएगा, ब्लू वाला या ब्लैक वाला? सर ब्लू। ब्लू वाला। तो बस इधर भी मैं वही समझा रहा हूं कि हमारी वेव अप एंड डाउन और इनवर्ड्स आउटवर्ड्स इस तरीके से वाइब्रेट कर रही थी। मैंने इसके आगे ऐसे ओपनिंग लगा दी, तो इस ओपनिंग से सिर्फ अप एंड डाउन वाइब्रेशन पास होंगे और एक वाइब्रेशन कट हो जाएगा। अगर तुम ओपनिंग को ऐसे रखते तो इनवर्ड्स आउटवर्ड्स वाले वाइब्रेशन पास होते और अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन क्या हो जाते, कट हो जाते। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? यस सर। चलो यस डन, सर। बढ़िया। तो इस मेथड को बस हम कह रहे हैं यार पोलराइजेशन। और जो ये नैरो ओपनिंग है, जो ये स्लिट है जिसने लाइट को पोलराइज किया है, ये हमारा कहलाता है पोलराइजर। कोई भी ऐसी डिवाइस जो लाइट की इंटेंसिटी को ब्लॉक करे, रिड्यूस करे, लाइट को पोलराइज करे, उस चीज को हम पोलराइजर कहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया जो सनशेड्स हम यूज कर रहे हैं, उसका भी टेक्निकल नाम क्या होगा, टेक्निकल नाम होगा पोलराइजर, क्योंकि ये भी लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर रहा है। अब एक चीज और क्या बतानी है मेरे को आपको, कि यार ये जो अनपोलराइज्ड वेव थी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो इसकी इंटेंसिटी हम इंडिकेट करते हैं आई नॉट से। अब जो ये लाइट पास हुई है, हाँ बिल्कुल वेदांत, वो जो सनशीट से ग्लास होते हैं वो कट करता है। अब इधर क्या हो रहा है, हमारे एक वाइब्रेशंस पूरे कट हो गए हैं। तो यार याद रखना, इधर इंटेंसिटी है ना, एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी, क्योंकि एक वाइब्रेशंस को मैंने पूरा ही एलिमिनेट कर दिया। तो अगर इधर इंटेंसिटी अनपोलराइज्ड वेव की आई नॉट है, तो पोलराइजर से पास होने के बाद भैया कितनी इंटेंसिटी मिलेगी, एग्जैक्टली हाफ इंटेंसिटी मिलेगी। यहां तक पहले पूरा नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो पूछो। सर आपने आई नॉट ओवर 2 लिखा है। हाँ आई नॉट ओवर 2 लिखा है कि इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ हो जाएगी। यस सर हो गया। हो गया।
ठीक है, यस सर। एक सेकेंड दो। चलो अब मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि हो कैसे रही हैं चीजें। आपको 2-3 डायग्राम शो करता हूं, आप चेक करना आपको कौन सा डायग्राम से ज्यादा क्लियर मिल रहा है। एक मिनट। अरे नहीं भाई, तुम क्यों उस चीज के पीछे पड़े रहते हो दादा। चलो लो, चेक करो सबको भैया दिख रहा है गूगल क्रोम का ये डायग्राम। यस सर। यस सर। देखो ये जो पहले इतने सारे वाइब्रेशंस मैंने ड्रॉ कर रखे हैं डायग्राम में, जो मतलब ड्रॉ हो रखे हैं, ये अनपोलराइज्ड है। हमारी जो सेंटर लाइन है वो वेव है, और उसके हर एक पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक जाली मतलब एक स्लिट से पास कर दिया। अब मेरे को बताओ, अगर इसमें जो कटिंग्स हैं वो वर्टिकल है इस तरीके से, जैसे हैंड है इस तरीके से वर्टिकल कटिंग्स है, तो इससे कौन से वाइब्रेशन पास होंगे? इससे सिर्फ इस वर्टिकल वाले वाइब्रेशन पास होंगे। बाकी जो भी परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस होंगे वो क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। क्या ये डायग्राम समझ में आ रहा है? यस सर। Done. यस सर। तो देखो हमारे पास इस वर्टिकल से, देखो पोलराइजन 1 वर्टिकल लिखा हुआ है, इस पोलराइजन 1 से जो लाइट रे पास हुई है उसमें वाइब्रेशन सिर्फ वर्टिकल वाइब्रेशंस बचे हैं। तो इस लाइट को हम कहेंगे वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, और इसकी इंटेंसिटी एग्जैक्टली हाफ होगी। चेक कर लो यहां तक का डायग्राम समझ में आया है, तो फिर नेक्स्ट डायग्राम समझाता हूं आगे का। क्लियर है सर। डन, चलो बढ़िया। अब मेरे को क्या करना है यार, मेरे को पता कैसे चलेगा कि ये लाइट सच में पोलराइज हुई भी है या नहीं हुई? भाई हमें कैसे पता चले? तो हम क्या करते हैं, हम एक और स्लिट का यूज करते हैं जस्ट टू चेक कि भैया ये जो वेव मेरे को मिली थी ये पोलराइज मिली थी या नहीं मिली थी। तो अब की बार जो मैं दूसरी स्लिट यूज करूंगा, भैया ये दूसरी स्लिट में एग्जैक्टली क्रॉस पोजीशन में रखूंगा। क्रॉस पोजीशन का मतलब क्या है कि अब की बार मैं इसको 90 डिग्री पे रखूंगा पहले वाले से। पहले वाली स्लिट अगर मैंने ऐसे रखी थी, तो अब मैं दूसरी स्लिट कैसे रख रहा हूं? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। भैया आप समझो क्या हो रहा था। पहले इस वाले स्लिट से सिर्फ अप एंड डाउन वाइब्रेशन पास हो गए थे, लेफ्ट राइट वाले वाइब्रेशंस कट हो गए। तो भैया अब अप एंड डाउन ये वाइब्रेशंस चल रहे हैं, याद रखो अप एंड डाउन वाइब्रेशन चल रहे हैं। अब मैंने सेकंड स्लिट ऐसे रख दी, तो मेरे को बताओ क्या अब इससे ये वाइब्रेशन पास कर पाएंगे अप एंड डाउन वाले? नो नो सर। सर। सही तो सब पैरेलल वाले करेंगे। बिल्कुल, तो हमें क्या दिखा कि जब भी मैं दोनों स्लिट को बिल्कुल क्रॉस पोजीशन पे रख रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे को कोई लाइट या कोई इंटेंसिटी नहीं मिलनी चाहिए, कोई वेव नहीं मिलनी चाहिए। अगर इधर कोई वेव नहीं मिल रही है तो मतलब ये पोलराइज वेव थी। अगर यहाँ पे आपके पास कोई वेव आ गई है तो मतलब ये वेव पोलराइज वेव नहीं थी, इसलिए ये इसको पूरा कट नहीं कर पाया। यही चीज अभी मैंने आपको जो डायग्राम शो किया, यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि यार पहले इसने वर्टिकल कटिंग्स रखी थी ऐसे, तो इससे सिर्फ अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन चले गए। अब नेक्स्ट स्लिट को मैं ऐसे रखूंगा हॉरिजॉन्टल, तो जब मैं हॉरिजॉन्टल रखूंगा तो भैया ये अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशंस पूरे कट हो जाएंगे। तो आप देखो सेकंड पोलराइजर से हमारी कोई वेव पास नहीं हुई है। तो अगर सेकंड पोलराइजर से कोई वेव पास ना हो तो मतलब ये कंफर्म हो गया कि हमारी पहले वाली ओपनिंग से वेव पोलराइज हो गई थी। भाई आई होप आपको ये डायग्राम वगैरह सब समझ में आ गया होगा। यस यस सर। सर। डन, वेरी गुड। अब यार ये सेकेंड स्लिट ने क्या किया है, ये सेकेंड स्लिट ने, नहीं ये स्ट्रेट लाइन ये वाली पास नहीं होगी। अब सेकेंड स्लिट ने सिर्फ हमें चेक करने के लिए यूज करी है हमने कि भैया ये वेव पोलराइज थी या नहीं थी, तो इसलिए सेकेंड स्लिट को हम एक नाम से बुलाएंगे, दैट इज एनालाइजर। सेकेंड स्लिट क्या कहेगी हमारी? एनालाइजर, क्योंकि ये सिर्फ चेक करने के काम आई है कि ये वेव पोलराइज हुई थी या नहीं हुई थी। तो बस ये पूरा फिनोमिनन है पोलराइजेशन का, यहां तक नोट डाउन कर लो, इसमें थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करते हैं। यस सर। बढ़िया। डन राधिका मैडम, मैं भी कर देता हूँ, मुझे नहीं पता था ये हो रखा है। ये लो, डन। डन सर। डन, बढ़िया। लेकिन अब मेरे को थोड़ा सा और सोच के बताओ, अब बस एक लास्ट चीज है, ये टॉपिक भी खत्म। यार एक, हाँ विनाश बोलो क्या करना है? पहले यार टॉपिक सुन लो, तुम इतने वो कर दो। यार एक बात बताओ, अभी मैंने तुम्हें क्या कहा था कि पहले मैंने स्लिट को ऐसे रखा तो ये हमारे अप एंड डाउन वाले वाइब्रेशन पास हो गए, बिल्कुल क्रॉस रखा तो ये भी कैंसिल हो गए। लेकिन अगर मैं पहली स्लिट को ऐसे रखूं
और दूसरी स्लिट को बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रख रहा, अब मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड करके रख रहा हूं। तो अगर मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड करके रख रहा हूं, तो क्या अब ये पूरे के पूरे वाइब्रेशंस कट हो जाएंगे, या थोड़ा सा इसमें से पास ऑन कर जाएगा? थोड़ा सा सर पास थोड़ा ऑन सा कर पास ऑन जाएगा। करेगा। वेरी गुड। तो यार यही चीज हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, कि मैं दूसरी स्लिट को क्या कर रहा हूं, मैं दूसरी स्लिट को बिल्कुल एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं रख रहा, मैं दूसरी स्लिट को थोड़ा सा एंगल पे रख रहा हूं। तो जब मैं दूसरी स्लिट को थोड़ा सा एंगल पे रखूंगा ना, तो पहली वाली स्लिट से तो वाइब्रेशंस हाफ कट हो गए, लेकिन दूसरी वाली स्लिट से वाइब्रेशंस पूरे कट नहीं होंगे, और एग्जैक्टली हाफ भी कट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इंटेंसिटी पास होगी। अब उससे कितनी इंटेंसिटी पास होगी, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो आ जाओ, ये डायग्राम अब ड्रॉ कर लो यहाँ पे। भैया ये थी हमारे पास अनपोलराइज्ड वेव, तो यहां पे पहले अनपोलराइज्ड वेव कर देता हूं, कि भैया ये अनपोलराइज्ड वेव है, इसमें वाइब्रेशंस दोनों टाइप के हैं, और इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, इसकी इंटेंसिटी आई नॉट। यहां पे बीच में मैंने रखी है सबसे पहली स्लिट, जो कि हमारा काम करेगी पोलराइजर का, स्लिट वन। स्लिट वन से हमारे एक वाइब्रेशंस पूरे कट हो गए, और एक वाइब्रेशन ही पास कर रहे हैं। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो एग्जैक्टली हाफ होगी। अब दूसरी स्लिट को हम क्या कर रहे हैं, दूसरी स्लिट को हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे रख रहे हैं। ये एंगल किन दोनों के बीच में है, सपोज इन दोनों को मैं रख रहा हूं एट एन एंगल थीटा, तो यहां पे याद रखना ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा, इट इज द एंगल बिटवीन द टू स्लिट्स। तो इससे यार क्या होगा, हमारी लाइट रे अभी भी कुछ ना कुछ आएगी, बस उसकी जो इंटेंसिटी है, जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड यही करना है कि जो ये फाइनल इंटेंसिटी है, ये फाइनल इंटेंसिटी आई, ये कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। इसको मैं I2 नाम दे देता हूं क्योंकि ये सेकंड स्लिट से आ रही है, इसको मैं I1 का नाम दे देता हूं क्योंकि ये फर्स्ट स्लिट से आ रही है। भैया अगर डायग्राम क्लियर है तो फॉर्मूला लिख दूं? यस सर। यस डन। सर। भैया इसको फाइंड किया एक फिजिस्ट मेलूस ने, तो इसके ऊपर ही नाम बन गया लॉ ऑफ मेलूस। लॉ ऑफ मेलूस ने क्या कहा कि यार सेकंड स्लिट से जो हमारी इंटेंसिटी पास होगी I2, दैट विल बी इक्वल्स टू I1, मतलब जो इसमें हमने फीड करी है, जो एंटर करी है, I1 cos स्क्वेयर थीटा। जहां पे मैंने आपको बता दिया थीटा किसकी वैल्यू है, थीटा इज द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन द टू स्लिट्स। बस यही एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ मेलूस। यस सर। और इस तरीके से आप इसको सक्सेसिव अप्लाई करते जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और स्लिट रख दूं, स्लिट 3, तो तुम आगे लिखोगे I3 इज इक्वल्स टू I2 cos स्क्वायर थीटा। यस सर। इस तरीके से सक्सेसिव ये चीज लगाते चले जाओगे। यस सर हो गया। हो गया, गुड। तो जैसे एक एग्जांपल से ट्राई कराता हूं, चेक करना। सर हो गया। हम्म, चलो डन। तो लेट्स प्रोसीड। भाई यही क्वेश्चन है, सिंपल सा, चेक करो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक अनपोलराइज्ड वेव है। अब मैं बार बार पूरा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, समझ जाना कि भैया ये मेरे पास एक अनपोलराइज्ड वेव है, और इस अनपोलराइज्ड वेव को मैंने पास कराया है दो स्लिट से। तो ये हो गई स्लिट वन, फिर ये हो गई स्लिट टू। क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज 45 डिग्री। इसकी इंटेंसिटी ले लो I0। तो आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये जो फाइनल वेव मेरे पास आ रही है I2, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, मेरे को I2 कैलकुलेट करके बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ये।
विधान सॉरी, मैंने तुम्हारा अप डाउट देखा। जो तुम कह रहे हो ना, ग्लास भी ऐसे अरेंज्ड होता है, बिल्कुल अभी मैं वो भी समझाता हूँ कि सन शेड्स में ग्लासेस कैसे अरेंज्ड होते हैं। डन वेदांत, ठीक है, बढ़िया। तो आओ भाई, मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यार इधर हमें पता है स्लिट वन तो पोलराइजर का काम करेगी, तो इससे जो आई वन इंटेंसिटी पास होगी वो कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो यहाँ पे नीचे लिख लो आई वन। I not of over 2. वेरी गुड, ये हो जाएगा आई नॉट ओवर टू। अब यार लॉ ऑफ मेलूस के अकॉर्डिंग याद रखना, एग्जाम वगैरह में आ जाए तो पहले फॉर्मूला भी लिखना कि लॉ ऑफ मेलूस के अकॉर्डिंग हमारी जो इंटेंसिटी होगी आई डैश विल बी इक्वल्स टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो यार Yes, इसके sir. हिसाब से अगर मैं I2 निकालूं तो I2 हो जाएगा I1 cos स्क्वायर Cos थीटा। square और cos theta. स्क्वायर थीटा मतलब इधर cos 45 डिग्री। Yes, sir. I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, I1 की I वैल्यू not होगी over I नॉट 2. टू इंटू कॉस स्क्वायर 45, भैया cos 1 over 45। under root 2 वेरी का गुड, स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो यार इस हमारे, तरह से कट जाएगा ये, मतलब अंडर रूट कट जाएगा। तो ये हो जाएगा I नॉट बाई यस 4। सर। भाई कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में डाउट हो? सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नो सर। चलो डन। No, तो रुक sir. जाओ, नोट हाँ, कर लेते हैं ना कर लो फिर। कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब ध्यान देना। यस सर, हो गया। हो गया, डन। यस सर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे एक अनपोलराइज्ड वेव है। तो आई नॉट लिख रहा हूं तो समझ जाना अनपोलराइज्ड वेव है। यस इसको सर। मैं पास कर रहा हूं बेसिकली तीन स्लिट से। ये है स्लिट वन, फिर ये है हमारे पास स्लिट टू, और ये है हमारे पास स्लिट थ्री। इस तरीके से क्वेश्चन में बोला हुआ है ये स्लिट वन, ये स्लिट टू, ये स्लिट थ्री। एक मिनट यार प्लीज, डन। एक मिनट रुकना यार प्लीज, इसको इतने नोट डाउन कर लो। चलो भाई, सबने क्वेश्चन लिख लिया है? एक्सप्लेन करना चालू करूं? यस सर। यस सर। चलो डन। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है अनपोलराइज्ड वेव है, और अब की बार मैंने तीन स्लिट्स रखी हुई है। स्लिट S1 और जो सबसे लास्ट वाली स्लिट है ये क्रॉस पोजीशन में रखी हुई है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे रखी हुई है। और फिर बीच में हमने कहीं इंसर्ट कर दिया स्लिट S2। स्लिट S2 को क्या कर रहा हूं मैं, हर एक एंगल पे रोटेट करते जा रहा हूं मैं। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यार जो फाइनल इंटेंसिटी आएगी जो S3 से निकलेगी, वो इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी जब मैं S2 को रोटेट करते जा रहा हूं। और सेकंड पार्ट क्या पूछ रहा है कि S2 को कितने एंगल पे रखूं जिससे कि हमारी जो इंटेंसिटी है, जो फाइनल इंटेंसिटी निकलेगी, वो मैक्सिमम और मिनिमम हो।
पहले चेक करो क्वेश्चन क्लियर हो गया, नहीं सर, रिपीट करना क्वेश्चन भी पड़ेगा। क्लियर नहीं हुआ। डन भैया, क्वेश्चन रिपीट। मैंने कहा ये S1 है और ये लास्ट वाली क्या है, S3। यहां तक चीजें क्लियर है। यस दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। क्रॉस पोजीशन का 90। मतलब 90 डिग्री। अब मैं क्या कह रहा हूं, बीच में हमने कहीं ना कहीं रखी है S2। S2 को मैं अगर पैरेलल रख रहा हूं तो मेरे को बताओ, क्या कोई भी लाइट रे कट होगी? नहीं। इससे I0/2 नहीं, आएगी तो इससे भी एज इट इज I0/2 पास हो जाएगी। लेकिन अगर मैं S2 को रोटेट करता जा रहा हूं तो डेफिनेटली फिर तो इंटेंसिटी यहां पे चेंज होती जाएगी ना। यस राधिका, क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो, समझ में आ रहा है? यस यस डन। तो जैसे जैसे मैं S2 को रोटेट करता जाऊंगा, भैया जो S2 से इंटेंसिटी निकलेगी, जो यहाँ पे इंटेंसिटी आएगी ना, वो चेंज होती जाएगी। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हाउ द इंटेंसिटी चेंजेस एज द S2 गेट्स रोटेटेड। अगर मैं S2 को रोटेट करते जा रहा हूं तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो कैसे चेंज होती रहेगी, हमें एक तो ये बताना है। दूसरा मेरे को ये बताना है कि S2 को कितने एंगल पे रखूं विद रिस्पेक्ट टू S1। इस S1 से कितने एंगल पे रखूं जिससे मेरे पास जो इंटेंसिटी आए वो मैक्सिमम आए पहले केस में और फिर मिनिमम आए। अब चेक कर लो, अब क्वेश्चन क्लियर है। यस डन। रोटेशन के बाद S2 और S3 जैसे होगा क्या? हाँ वेदांत, बिल्कुल। S2 रोटेट करते जा रहा है, ऐसे भी आ जाएगा, फिर वापस रोटेट करता करता घूमता जाएगा। जैसे ये फोन समझ लो कि ये फोन मेरी स्लिट S2 है। इस S2 को मैं कंटिन्यूअसली रोटेट कराते जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल भी, फिर वर्टिकल भी, फिर थोड़ा सा टिल्टेड भी, हर तरीके से रोटेट करा रहा हूँ। चलो आओ भैया, इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। चलो यस करूँ एक्सप्लेन शुरू। यस यस डन। चलो आ जाओ भैया। यार एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन कह रहा है, इधर लिख लो, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास S1 और S3 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि S1 और S2 के बीच में एंगल थीटा है, तो मेरे को बताओ फिर S2 और S3 के बीच में एंगल कितना होगा? थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर, नहीं सॉरी, आई नॉट ओवर। इंटेंसिटी नहीं पूछ रहा, एंगल पूछ रहा हूं। किसी बिल्कुल, वेदांत वेरी गुड। यार ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चेक। भाई मैंने क्या कहा था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 का। इन दोनों के बीच में एंगल 90 का है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा का है। तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो फिर इधर एंगल कितना बचेगा? इधर एंगल 90 माइनस थीटा ही तो बचेगा। मेरे को ऐसा लगा यार सबको ये चीज नहीं क्लियर हो रही है। यस सर होगी है। अभी कोई कह रहा है यस सर, चलो फिर से देखो, इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। यार मैं कह रहा हूं कि सपोज ये स्लिट S3 है, ठीक है, इसको स्लिट S3 मानो, और इसको स्लिट S1 मानो। भैया S1 और S3 के बीच में एंगल 90 डिग्री का है। अब यार मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एक और स्लिट है जो है S2। ये S2 कितना एंगल बना रही है स्लिट S1 से, थीटा। तो मेरे को बताओ यार, ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा फिर? 90 माइनस थीटा ही तो होगा। यस चलो यस डन, बढ़िया। तो आओ हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूं I1, यहाँ पे नाम दे रहा हूं I2, और फिर यहाँ पे नाम दे रहा हूं I3। तो सबसे पहले मेरे को बताओ I1 की वैल्यू कितने लिखूं? आई नॉट आई ओवर नॉट 2 ओवर 2। वेरी गुड भैया आकाश, वेरी गुड। I0/2, गुड राधिका मैडम। फिर अब बात आई I2 की निकालने की। तो जब मैं I2 निकालूंगा तो भैया अब इसके लिए लॉ ऑफ मैलूस यूज करना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ मैलूस के अकॉर्डिंग I2 लिखूंगा I1 कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर थीटा। I1 की वैल्यू होगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। और मेरे को चेक करके बताओ इक्वेशन 1 तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। डन। नो सर अब बात आई, बारी किसकी आई? बारी आई अब I3 आई कैलकुलेट करने की। तो यार जब मैं I3 कैलकुलेट करूंगा तो फिर से लॉ ऑफ मैलूस लगाऊंगा, और अब की बार इधर लिखूंगा I2 टू कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वेयर, थीटा और जो भी एंगल होगा। और S2 S3 के बीच में कितना एंगल है? 90 माइनस। तो यहाँ पे लिख दो 90 माइनस थीटा। भैया कॉस 90 माइनस थीटा किस में कन्वर्ट हो जाता है?
कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, I2 की वैल्यू है I नॉट बाय 2/2 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। प्लीज अब यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई डाउट? नो सर। No, sir. बढ़िया, इसको नाम दे दो भैया इक्वेशन 2। यहां तक कंप्लीट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछते जाओ। मैंने गलत लिख दिया और किसी ने बोला भी नहीं cos भाई। square theta हाँ, I2 की वैल्यू है I नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये बचा जो साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा पूरा आंसर। सर यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बन रहा है ये हाँ नहीं बन रहा है, बन रहा है, बनाएंगे, वही चीज करेंगे। यहां तक कंप्लीट कर लो। ये हमने फर्स्ट पार्ट का आंसर कर दिया कि हाउ द इंटेंसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द थीटा। इंटेंसिटी कैसे वेरी कर रही है थीटा से, तो ये हमने आंसर निकाल लिया फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे कि एंगल की कितने रखा है, मतलब थीटा की वैल्यू ऐसी क्या रखूं जिससे I3 की वैल्यू मैक्सिमम हो और फिर I3 की वैल्यू मिनिमम हो। तो आप इसको नोट डाउन कर डालो, फिर मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करता हूं आपको। सर कर लिया नोट डाउन। कर लिया, चलो डन। यस आ जाओ भैया सेकंड पार्ट पे अब। वेरी गुड। भैया सेकंड पार्ट के लिए क्या दिक्कत है? आपको पता है कॉस की वैल्यू मैक्सिमम कौन से एंगल पे होती है? 0 डिग्री पे, दैट इज सर 1। लेकिन जैसे अगर आप थीटा 0 डिग्री रख दोगे तो साइन 0 डिग्री क्या हो जाएगा? भैया साइन 0 डिग्री तो 0 हो जाएगा, तो इस केस में तो इंटेंसिटी 0 आ जाएगी, तो ये यस मैक्सिमम नहीं हो सकता। अगर मैं मिनिमम कैलकुलेट करना चाहूं तो यार कॉस 180 पे वैल्यू मिनिमम होती है माइनस -1। लेकिन यस दिक्कत क्या है भैया, साइन 180 पे तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये फिर से गलत हो गया। ना तो मिनिमम निकल पा रहा है ना तो मैक्सिमम निकल पा रहा है। ऐसी दिक्कत क्यों आ रही है? ऐसी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि इस फॉर्मूले में कॉस थीटा और साइन थीटा दो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक साथ आ रहे हैं। तो हमारा अब पर्पस क्या होगा, हमारा टारगेट ये होगा अब कि मैं किसी तरीके से इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दूं, ताकि मेरे को यस पता चल जाए कि भैया किस पे मैक्सिमम आएगा और किस पे मिनिमम आएगा। तो यार अगर आपको याद हो, क्या किसी ने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन 2 थीटा की? मोशन इन यस सर प्लेन में भी यस यूज सर करते पढ़ा हैं। है sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर 2 नहीं, sin थीटा इनटू 2 साइन cos थीटा थीटा इंटू कॉस थीटा। cos थीटा यस सर तो अगर मैं साइन स्क्वेयर 2 थीटा लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा? इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये यस सर बन जाएगा 4 4 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर sin थीटा। स्क्वायर भाई सब थीटा लोग चेक कर लो, सबको ये चीज समझ में आई है? यस सर डन। मेरे पास इंटेंसिटी I3 आई थी I नॉट बाई 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। भैया इसको आइडेंटिटी में लगाने की कोशिश करेंगे, गुड मानसी। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सेम टर्म से डिवाइड कर रहा हूं। जब मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया, आकार स्क्वायर इसलिए लिया हमने ताकि मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, क्योंकि इधर मेरे पास I3 में कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए इसलिए मैंने स्क्वायर लिया। अब मैंने सेम टर्म से मल्टीप्लाई सेम टर्म से डिवाइड कर दिया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किस में बन जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा में। तो भैया ये हमारा बन जाएगा I3 इज इक्वल्स टू I नॉट बाई 8, और ये पूरी की पूरी एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, और ये आइडेंटिटी यहां पे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर 2 थीटा। ये हमारे पास एक आंसर आया है। अब मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। प्लीज पहले सब लोग यहां तक चेक करके बता दो, कोई डाउट है तो पूछो यार। नो सर डन भैया, बस क्वेश्चन का किस्सा खत्म। क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, सबसे पहले सपोज मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम के लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए 1, और ये कौन से एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे। 90 तो डिग्री 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। 45 तो याद रखो, मैं इस सेकेंड स्लिट को 45 डिग्री के एंगल पे रखूंगा तो मेरे को मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। सिमिलरली कैलकुलेट कर लेते हैं मिनिमम के लिए। मिनिमम के लिए भैया हमारी साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सर जी 0। वो साइन, वेरी गुड, 0। तो 0 होनी चाहिए, तो भैया 2 थीटा की वैल्यू 0 कौन से एंगल पे होती है? 0 डिग्री सर पे 0 होती है, तो डिग्री थीटा पे की वैल्यू भी कितने पे आएगी? 0 पे आएगी। 0 डिग्री पे बिल्कुल।
तो ये चीज याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और हमारे एक आंसर में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाए, तो मतलब समझ जाना कि भैया हमें कुछ ना कुछ आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, ताकि सिर्फ एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रह जाए और उसके बेसिस पे मैं बता सकूं कि मैक्सिमम और मिनिमम किस किस पे होगा। यस बिल्कुल सर। वेदांत, मैं वही कह रहा था, ये अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सर इजी भी है। फर्स्ट पार्ट तो इजी था, सेकंड पार्ट में लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता यार 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ रहे हैं तो कैसे सॉल्व करना है। चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यार अभी मैंने आपको क्या बोला, पोलराइजेशन का मतलब क्या है? लाइट रे की इंटेंसिटी को कट करना। अब लाइट रे की इंटेंसिटी को कट हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला एक मेथड है, हमारे पास है ना एक क्रिस्टल होता है जिसको हम कहते हैं टर्मनाइल क्रिस्टल। ये क्रिस्टल भी क्या होता है, बिल्कुल स्लिट की तरह काम करता है। ये क्रिस्टल बिल्कुल एक डायमंड फॉर्म टाइप ग्लास होता है कुछ क्रिस्टल। उससे जब लाइट रे पास होती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली लाइट रे की इंटेंसिटी को कट कर देता है, टर्मिनल क्रिस्टल। और ये कुछ इस टाइप का क्रिस्टल होता है, जस्ट लाइक हेक्सागन। भाई चेक करो, ये चीज क्लियर है या रिपीट करना है मेरे को? क्लियर है सर। क्लियर है, बढ़िया। क्लियर है। फोटो दिखा दूं? चलो भाई लो, फोटो भी एक दिखा देता मिनट हूँ। सर, एक मिनट रुक जाओ। हाँ आप इसको नोट डाउन करो, मैं आपको फोटो दिखाता हूँ टर्मिनल क्रिस्टल की। यार ये पता है, ये मार्केट में भी अवेलेबल होता है, और यूजली ये लोग है ना ऐसा पेंडेंट या घर के एंट्रेंस पे भी रखते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जीज को कट कर देता है एंटर करने से। चलो भाई, सबको दिख रहा है ये? भैया हाँ या ना? हाँ जी सर, दिख रहा हाँ है। डन। तो यार इस टाइप के रैंडम शेप्स के हमारे पास टर्मिनल क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे आपको ये साइड में दिख रहा है। इसको इस तरीके से कट किया जाता है कि जो इसकी एक्सिस हो वो बिल्कुल पैरेलल हो। तो जब इसकी एक्सिस पैरेलल होगी, तो यार ये यूजुअली ऐसा स्टोन्स रिंग्स वगैरह में भी यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है ये, कि भैया ये नेगेटिव एनर्जीज को कट कर देता है, इंटेंसिटीज को कट कर देता है। तो ये है हमारा टर्मिनल क्रिस्टल। कोई कह रहा है कि खाने की चीज लग रही है। वो सच्ची में करता है नेगेटिव एनर्जी को कट? बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजिकल वास्तुशास्त्र में भी इसका यही फंडा होता है कि ये नेगेटिव एनर्जीज को कट करता है। बिल्कुल। अब यार टॉपिक पे आ जाओ, नहीं तो हम आउट ऑफ टॉपिक चले जाएंगे। यार यस। ऐसी है ना, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स हैं। जैसे एक मेथड और क्या है, एक मेथड और है हमारे पास निकोल प्रिज्म। ये एक प्रिज्म होता है, एक रेक्टेंगुलर स्लैब होती है, ये भी क्या करती है, लाइट रेस को कट करती है। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। ऐसे ही एक और चीज क्या होती है, पोलराइड्स। अब जो अभी वेदांत तुमने डाउट पूछा वो ये है कि यार पोलराइड्स क्या होता है, हमारे पास बहुत ही थिन इस तरीके की स्लिट्स होती हैं, जो अभी मैंने डायग्राम दिखाया था स्लिट्स वाला, वर्टिकल स्लिट्स एंड हॉरिजॉन्टल स्लिट्स। इन स्लिट्स को है ना ऐसे ओवरलैपिंग कराते हैं, एक ग्रिड बनवाते हैं। तो इस ग्रिड से क्या होता है, हमारी लाइट रेस की इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। तो सन शेड्स के अंदर भी है ना ये ग्रिड बनी हुई होती है, ये स्लिट्स लगी हुई होती है। अब मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा देता हूं कि ये डायग्राम जो आपने सन शेड का पूछा, ये डायग्राम कैसे हो रहा होता है। भैया एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है हमारे सन शेड्स का, ये वाला डायग्राम। कि हमारे पास ये कोई बल्ब या सनलाइट एंटर कर रही है, और जो हमारा सनशेड होता है उसके अंदर जो ये आपको ब्लू कलर की ग्रेट स्लिट दिख रही है, ये स्लिट होती है। ये स्लिट कैल्साइट की बनी होती है, और ये स्लिट बहुत ही नैरो ओपनिंग की होती है, और बहुत पतली स्लिट्स होती हैं ये, बहुत पतली। बिल्कुल। तो ये स्लिट्स क्या करती है, देखो ये वाइब्रेशंस जो हमारे हर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे उनको कट कर देगी, और सिर्फ एक पैरेलल वाइब्रेशंस को रोक दे, ट्रैवल करने देगी ये। तो यही काम हमारा बस सनशेड्स के अंदर हो रहा होता है। भाई जैसे एक और यस एग्जांपल सर। देता हूं,
अगर सपोज मैं एक रेड कलर का कोई शीट, मतलब वो पॉली शीट, आपने ये सब कभी कराई होगा यार, फालतू चीजें, जैसे रेड कलर की कोई पिन्नी हाँ पॉली सर। होती है, उसको मैं ट्यूबलाइट से देखता हूँ तो मेरे को हर चीज रेड कलर की दिखाई देती है, क्योंकि सेम रीजन है, वो बाकी सब लाइट रेस को रोक देगा और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर लाइट रेस को एंटर करने देगा। तो ये एक होता है हमारा पोलराइड्स। अब हमें एक और मेथड क्या डिस्कस करना है जो हमारे काम का है। हाँ भैया, हम इसको है ना रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग के हेल्प से भी पोलराइज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग हमें पढ़ना है मेनली ये फोर्थ वाला रिफ्लेक्शन। तो भैया नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, रिफ्लेक्शन थ्रू, सॉरी पोलराइजेशन थ्रू रिफ्लेक्शन। हम कभी कभी भावनाओं में बह जाते हैं और बहुत आउट ऑफ टॉपिक चले जाते हैं। चलो भाई स्टार्ट करूं। सर यस सर। चलो Yes, डन। sir. यार हमने क्या करा, हमने कहा कि ये कोई एक सरफेस है जो दो मीडियम को वो कर रहा है, जैसे ऊपर एयर ले लिया और नीचे मैंने कोई और सरफेस ले लिया, इस पे कोई लाइट रे फॉल डाउन कर रही है। भाई रे ऑप्टिक्स से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज कि अगर इस पे लाइट रे फॉल डाउन करेगी तो ये लाइट रे अलग अलग चीजें करेगी परफॉर्म, डिस्ट्रीब्यूट यस हो सर। जाएगी ये। कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वेर एज कुछ कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर इसका जाएगा। वेरी गुड रिफ्रैक्ट कर जाएगा। तो यही चीज यहां पे हो रही है, ये कुछ पार्ट इसका रिफ्रैक्ट कर गया, सॉरी। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कराते जाएंगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें कुछ एक ऐसा मिलेगा कि जिसपे हमने क्या नोटिस किया कि जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है उस एक पर्टिकुलर एंगल पे एग्जैक्टली परपेंडिकुलर आ रही है। आई रिपीट, भाई हम क्या करते जा रहे हैं, लाइट रे को इंसिडेंट करा रहे हैं अलग अलग एंगल्स पे। तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिलेगा हमें कि उस एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, उन दोनों के बीच में किस टाइप कितना एंगल बनेगा, भाई बोलो। अ, सर 90 एक डिग्री मिनट का फिर एंगल रिपीट मिलेगा। करो तो। रिपीट करना है, रिपीट। मैंने बोला हम एंगल को चेंज करते जा रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में भी एंगल, जो ये एंगल है ना, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता जाएगा। तो हम एक पर्टिकुलर ऐसे एंगल पे लाइट रे को फॉल डाउन कराएंगे जिससे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाए। अब चेक करके बताओ, अब कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो ये जो एंगल है जिसपे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इस एंगल को हम इंडिकेट करेंगे आईपी से, और ये एंगल हमारा कहलाएगा ब्रूस्टर एंगल। और ये लॉ हमारा कहलाता है ब्रूस्टर लॉ। फिजिस्ट का नाम है ब्रूस्टर, ब्रूस्टर एंगल, ब्रूस्टर लॉ। तो याद लिख लेना, ये आईपी क्या एंगल है, इट इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। भैया यहां तक डायग्राम बना लो, नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, फिर आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाता हूं। सर आईपी को रिपीट करना है एक बार। ठीक है नीरज। नीरज, अलग अलग एंगल्स लोगे, जैसे चलो इधर दिखाता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ तो शायद से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। यार सपोज बताओ, ये एंगल लिया मैंने और ये इस तरीके से। यार सपोज मेरे को बताओ, ये एंगल मैं ले रहा हूं 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। यस सर। भैया ये रिफ्रैक्टेड रे आएगी, ये रिफ्रैक्टेड रे आएगी तो क्या होगा भैया, ये कुछ ना कुछ एंगल आएगा हमारे पास। ये हमें पता है कि अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है तो हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो इंसिडेंस से छोटा होता है। तो अगर ऊपर 30 डिग्री लिया है तो यहाँ पे 30 डिग्री से कम आएगा। सपोज कुछ यस भी सर। ले रहा हूं मैं, सपोज यहाँ पे 20 डिग्री ले रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ यार इन दोनों के बीच में कितना एंगल आएगा, रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। इस डायग्राम को देख के बताओ कितना एंगल आ रहा है। तो यार सबसे पहले ये एंगल तो 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये यस नॉर्मल सर। 90 डिग्री बनाता है, तो ये 60 डिग्री हो गया। सिमिलरली ये वाला एंगल कितना होगा, 70। 70। तो मेरे को बताओ क्या रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री आ रहा है क्या? नहीं। नो। इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, 130 डिग्री आ रहा है। 130 डिग्री। तो यहाँ पे लाइट पोलराइज नहीं होगी, यहाँ पे लाइट पोलराइज नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, इस एंगल को मैं कंटिन्यूअसली चेंज करते जा रहा हूं।
जब मैं इस एंगल को चेंज करते जाऊंगा ना तो एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा मिल जाएगा मेरे को कि जब इन दोनों के बीच में ये एंगल कितना मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो ब्रूस्टर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी रिफ्लेक्टेड रे और ट्रांसमिटेड रे मतलब रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच में जब भी एंगल 90 डिग्री होता है ना तो हमारी लाइट पोलराइज हो जाती है। तो बस उसी एंगल को जिसपे इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री मिल जाए, उस एंगल को उसने क्या नाम दिया, ब्रूस्टर एंगल। और इस ब्रूस्टर एंगल को हम किससे इंडिकेट करेंगे, आईपी से। यस सर। यस सर। डन। आगे का एक्सप्लेन करना चालू करूं? यस सर। हाँ, ये नोट डाउन करना, कर लो। सर आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ये? हाँ, चैप्टर आज खत्म हो जाएगा ये। फिर बस हम एक कौन सा चैप्टर करेंगे? वो आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। नेक्स्ट चैप्टर वैसे अब हम फर्स्ट वॉल्यूम पे ही आएंगे, बिकॉज फर्स्ट वॉल्यूम आपके मतलब जो स्कूल एग्जाम्स वगैरह होंगे उनमें आएगा। तो अब हम पहले फर्स्ट वॉल्यूम पे ही फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट Yes. टॉपिक जो आपका चलेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो वाला डिस्कस करेंगे। वो तो सर करा रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, वो कर लेंगे। चलो आ जाओ भैया फटाफट इस पे। Yes, यार sir. अब क्या था, ये जो इंसिडेंट रे थी ये अनपोलराइज वेव होगी। तो इस अनपोलराइज वेव में दो टाइप के वाइब्रेशंस होंगे। एक तो ये वाले वाइब्रेशंस पैरेलल टू दी प्लेन, और एक वाइब्रेशंस होंगे हमारे परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। हमने क्या नोटिस किया बेसिकली ब्रूस्टर ने, कि हमारे पास जो रिफ्लेक्टेड रे आती है उसके अंदर मोस्टली किस टाइप के वाइब्रेशंस मिलते हैं, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन वाले मिलते हैं। और इस रिफ्रैक्टेड रे के अंदर मोस्टली मेजॉरिटी कौन से वाइब्रेशंस मिलते हैं, मोस्टली इसमें पैरेलल टू दी प्लेन वाले वाइब्रेशंस मिलते हैं। तो देखो इधर लाइट रे बिल्कुल फिल्टर हो गई है, हमें जो भी रिफ्लेक्टेड रे मिली है उसमें एक ही टाइप के वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। भाई ऊपर एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, नीचे कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लो न्यू। स्नेल्स लॉ लगाओ। तो यार अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि बाय स्नेल्स लॉ, सर साइन आई बाय साइन आर। वेरी गुड, साइन mu2/mu1. साइन आई पी डिवाइडेड बाय साइन Sin R. साइन आरपी। आरपी क्या होगा, ये वाला एंगल आरपी हो जाएगा, Yes. और ये दोनों इक्वली होंगे। इक्वल्स टू, भैया नहीं शायद से मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने भाई, पीछे एक मिनट। ये थोड़ी साइन आरपी होगा, साइन आर तो नीचे वाला एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। यस सर। साइन आईपी बाय साइन आरपी इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऊपर किसका आना चाहिए, तो मीडियम का, sin RP, और नीचे yes. किसका आना चाहिए, एयर का। Air का तो भैया हमारे पास एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, 1 तो होता इसको है. तो 1 से इंडिकेट कर दो। साइन आईपी अभी मैंने आपको बताया साइन आईपी डिवाइडेड बाय, यार चेक करो क्या मैं साइन आरपी को कॉस आईपी लिख सकता हूं या नहीं, चेक करके यस बताओ। सर। यस कैसे सर। कैसे सर इसको हम कोस आई पी कॉस आईपी कैसे लिख सकते हैं? स्लाइड करना पीछे। भाई थोड़ा सा मैथमेटिक्स से सोचो यार, अगर ये एंगल आईपी है तो क्या इसको भी एंगल आईपी लिख सकता हूं? yes sir. डन। अब मेरे को बताओ आईपी और ये एंगल हो गया 90 प्लस आरपी। भाई बेसिक Yes, मैथमेटिक्स चल रहा है। yes sir. Sin plus 90 वेरी plus गुड। 3 is equal to आईपी cos वाला. प्लस आरपी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू टोटल 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये टोटल एंगल एक लीनियर पेयर बन रहा है। अब यार मेरे को निकालना है आरपी की वैल्यू, तो आरपी की वैल्यू हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 90, 90 माइनस आईपी। तो साइन आरपी को मैंने क्या लिख दिया, साइन आरपी को मैंने लिख दिया Cos साइन sin. 90 माइनस आईपी, तो ये हो जाएगा कॉस आईपी। आई होप अब ये सबको क्लियर हो गया होगा। Yes sir. बस यार फाइनल फॉर्मूला आ गया, म्यू Sir, इज एक इक्वल, हाँ अभी लिखने के लिए देता हूँ बस। फाइनल फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू 10 आईपी, और ये वाला फॉर्मूला हमारा कहलाता है ब्रूस्टर लॉ। किस्सा खत्म। लो चेक कर लो, किसी भी स्टेप में डाउट है तो पूछ लो। आईपी कहलाएगा ब्रूस्टर एंगल और वो ब्रूस्टर लॉ।
सर नेक्स्ट स्लाइड करना। नेक्स्ट स्लाइड पे तो बस मैंने यही लिखा है ना, 10 IP इक्वल्स टू न्यू। यस हो गया। हो गया, डन। तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, चेक करो क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे तो बहुत, तो लो चेक करो। वेदांत कॉस आरपी कैसे आया, रिपीट। वेदांत मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ यहाँ पे भैया, जिसको डाउट है समझ लो इधर। वेदांत ये एंगल आई, पहले यहीं तक की कहानी समझ लो बस। अगर ये एंगल आईपी है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए। तो अगर ये एंगल आईपी है तो क्या मैं इसको भी एंगल आईपी लिख सकता हूँ? वेदांत पहले इसमें बताओ, इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। वेदांत अब इसको भूल जाओ, इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक रिफ्रैक्टेड रे भी आएगी, ये आ गई मेरे पास एक रिफ्रैक्टेड रे। यार मेरे को बताओ, इस रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में कितना एंगल होना चाहिए ये पोलराइजेशन के लिए? 90 डिग्री। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बचा ये नीचे वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या होगा? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, आरपी। तो यार एक बात बताओ, ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो आ रहे हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों एंगल्स का सम हमारा 180 होना चाहिए। मेरे को आरपी की वैल्यू निकालनी है, तो आरपी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस आईपी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आईपी। यहां तक चेक करके बताओ वेदांत, अब यहां तक कोई डाउट है? डन। अब यार अगर मैं को साइन आरपी लिखना था स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो साइन आरपी को मैं यही तो लिख सकता हूं, साइन आरपी की वैल्यू 90 माइनस आईपी। भैया 90 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया, तो ये क्या बचा बस? कॉस आईपी। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। डन, बढ़िया। भैया एक मिनट रुको, मेरी ऐप हैंग हो गई है, फिर से क्रैश हो गई है। भाई एक सेकंड दो, मेरे को फिर से ऑन करना पड़ेगा। इतने आप सब यार क्वेश्चन लिख लो। Yes, sir. हमें बताना है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट गेट पोलराइज। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, हमें ब्रूस्टर एंगल फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे लाइट पूरी की पूरी पोलराइज हो जाए। लाइट फॉल कर रही है वाटर सरफेस पे, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, दैट इज 4/3। चलो लो भाई, चालू हो गया। भाई यहाँ पे अब क्वेश्चन ड्रॉ कर रहा हूं, चेक करो सब, इसको सॉल्व करेंगे खुद से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये नीचे हमारा सरफेस है वाटर, और लाइट रे फॉल डाउन कर रही है ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर। इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है 4/3। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइट रे प्लेन पोलराइज हो रही है। पोलराइज हो रही है तो मतलब समझ जाओ कि व्हाट इज शुड बी द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे? 90 9। डिग्री। बिल्कुल। तो बस ये सब इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे बस मेरे को क्या निकालना है, व्हाट शुड बी दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलो ट्राई करो। कोई बात नहीं रितिका मैडम, चैप्टर तो खत्म हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें किस बात की मिठाई चाहिए वे? सर चैप्टर खत्म हो गए इतने सालों बाद। सालों बाद क्या, रे ऑप्टिक्स में बहुत टाइम लगा था, वेव ऑप्टिक्स तो फिर भी 5 क्लास में खत्म हुआ है, रे ऑप्टिक्स तो 12 क्लासेस में खत्म हुआ था हमारा। पता नहीं चलिए लगा कब। पूरा एक ही चैप्टर है। हाँ सर बोल दी सालों। चलो। इसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब हद मैं है। बात कर रहा हूँ। अरे अरे क्वेश्चन सॉल्व करो पहले, चटकारे बाद में लेना। अरे यार इसमें अब तक तो सॉल्व हो जाना चाहिए था, हमें पता है म्यू इक्वल्स टू 10 IP। म्यू की वैल्यू गिवन है 4/3 इज इक्वल्स टू 10 IP। मेरे को बता दो tan के कौन से एंगल पे 4/3 वैल्यू आती है? भाई वेरी गुड, बहुत ही शानदार।
मार खाओगे। सर फिर 53 पे। हाँ 53 पे। भैया ये हमारा ट्रिपलेट मार्क कर दिया राइट एंगल ट्राइंगल पे। भैया ये Yes. एंगल 53, ये एंगल 37। जरा एक बार साइड में खुद ही वैल्यूज लिख के देख लो। tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सर सॉरी तो 53, सर मैंने खुद ने उल्टा लिख 53 दिया। हाँ हाँ ठीक है। tan 37 3/4, tan 53 डिग्री, ये हो जाएगा 4/3। तो 4/3 आ रहा है, तो मतलब भैया ये हो गया 53 डिग्री। 53। बस सिंपल यस क्वेश्चन। यस सर, मैंने कर लिया था सॉल्व। बढ़िया। तो यार अब चेक करके बता दो, शुरू से लेके अब तक हमने वेव ऑप्टिक्स में टोटल मेनली 3 टॉपिक्स किए हैं। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस बड़ा टॉपिक था, वाइट फिल्म मतलब थिन फिल्म्स और वो सब, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फ्रिंजेस। डिफ्रैक्शन छोटा, पोलराइजेशन उससे भी छोटा। चेक करके देख यस। लो, पूरे वेव ऑप्टिक्स में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। चलो No, sir. बढ़िया बढ़िया। तो भैया आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर